उत्तम विक्रेता एवं किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली से मैं डॉक्टर नरेश प्रसाद बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ऐसे में जहां हमें एक तरफ अपना और अपने परिवार का इस महामारी से बचाव करना है, वहीं दूसरी तरफ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना है। हम सभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और किसी क्षेत्र से देश के हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होता है। अतः हमें सुरक्षित रहते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के हर नागरिक को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो और कोई कमी ना हो। अतः हमें कृषि उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। विश्व में हम चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर आते हैं। 113 मिलियन टन चावल का उत्पादन प्रतिवर्ष हमारे देश में होता है। चावल निर्यात से हम लगभग 55,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष अर्जित करते हैं। इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी हमारे देश में धान की उपज अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। धान की उपज बढ़ाने का एक कारगर तरीका है कि हम उन्नत किस्मों की स्वस्थ नर्सरी तैयार करें और उसका उपयोग करें, जो हमारे चर्चा का आज एक प्रमुख अंग है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये खरीफ का सीजन चल रहा है और धान की अच्छी उपज लेने के लिए स्वस्थ नर्सरी तैयार करना अत्यंत ही आवश्यक है। आज हम अपना ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहेंगे। मुख्य तौर पर स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए 5 बातें ध्यान में हमें रखनी होंगी। नंबर 1, उन्नत प्रजातियों का चयन। नंबर 2, बीज की मात्रा व उपचार। नंबर 3, नर्सरी बेड या पौधशाला का तैयार करना। नंबर 4, पोषक तत्व प्रबंधन व लास्ट पॉइंट पौध संरक्षण है। अब हम एक एक करके इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें प्रजातियों का चयन करना है। उस क्षेत्र में की गई संस्तुति के आधार पर हमें प्रजातियों का चयन करना है। धान की किस्मों में मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सुगंधित व असुगंधित किस्में। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित किस्में पूसा बासमती 1509, 1121, 1401, 1718, 370 और 380 आदि हैं। जबकि असुगंधित किस्मों में मुख्य तौर पर PR वैरायटीज़ आती हैं, जिनमें मुख्यतः हैं 114, 126, 127, 128, 129। प्रजातियों का चयन करने के बाद हम अब दूसरे बिंदु बीज की मात्रा व उपचार पर चर्चा करेंगे। नर्सरी के लिए सबसे पहले हमें स्वस्थ बीजों की छंटनी करनी चाहिए। इसके लिए हमें 10% नमक का घोल बनाकर पानी में अच्छी तरह से इसको हिलाएं और इसमें बीज को डाल दें। जो स्वस्थ बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, थोथे एवं हल्के बीज ऊपर तैरने लगेंगे, जिनको निकाल कर हमें फेंक देना है। अब नीचे स्वस्थ बीज को लेकर 2-3 बार पानी से धोकर हमें इन्हें उपचारित करना है। 1 एकड़ धान के लिए आवश्यक पौध तैयार करने के लिए 8 किलो स्वस्थ बीज की आवश्यकता होती है। मिट्टी व बीज जनित रोगों की सुरक्षा के लिए 20 ग्राम कार्बेंडिज्म या बीरजिम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 20 लीटर पानी में घोल बनाकर इस घोल में बीज को मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इन बीजों को पानी से निकालकर साफ और छायादार स्थान पर फैलाकर जूट की बोरी से ढक दें तथा जूट की बोरी को पानी से अच्छी प्रकार से गीला कर दें। इन बीजों को अंकुरित होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इन अंकुरित बीजों को अब हम नर्सरी बेड में ले जाकर बिजाई कर सकते हैं।
तीसरा मुख्य बिंदु है पौधशाला तैयार करना। 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए हमें 400 वर्ग मीटर जगह पर्याप्त होती है। सर्वप्रथम 8 से 10 मीटर लंबी, 1.25 मीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां या बेड बनानी पड़ती है। तत्पश्चात उसमें मिट्टी की अच्छे से जुताई करके पानी मिला करके हम पडलिंग करते हैं। क्यारियों के बीच में उचित जल निकास के लिए 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई की नालियों का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हमारा चौथा मुख्य बिंदु आता है जो है पोषक तत्व प्रबंधन। पडलिंग के समय हमें लगभग 3 किलोग्राम उत्तम नीम यूरिया, 4 किलोग्राम उत्तम डीएपी, 3 किलोग्राम उत्तम एमओपी और 1 किलोग्राम उत्तम जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। अब हमें पूर्व अंकुरित बीज को इन क्यारियों में बिजाई कर देनी है। क्यारियों में लगभग 400 किलोग्राम गोबर की खाद मिला दें। इससे बीज के अंकुरण की शक्ति बढ़ जाती है, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। रोपाई के लिए निकालते समय जड़ों का नुकसान भी कम होता है। और जब हम सड़ी हुई गोबर की खाद नर्सरी बेड पर डालते हैं तो अंकुरित बीज भी ढक जाते हैं। यदि हम ये देखते हैं कि 15-20 दिन के बाद पौधों में पीलापन आने लगता है तो पुनः हमें 3 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। और कुछ क्षेत्रों में आयरन की कमी भी पाई जाती है तो उसके निदान के लिए हमें 0.5% आयरन सल्फेट का घोल बनाकर नर्सरी बेड में पौधों के ऊपर छिड़कना चाहिए। आवश्यकता अनुसार समय समय पर सायंकाल के समय हमें सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी पौध सूखे नहीं। अंतिम बिंदु जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वो है पौध संरक्षण। सामान्य तौर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए, लेकिन यदि खरपतवारों का प्रकोप अधिक है तो उसके लिए हमें कृषि रसायन का उपयोग करना पड़ता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बिजाई के 2-3 दिन बाद 60 मिलीलीटर पटीलाबीर या पटीलाकोल को 6 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या 100 से 150 मिलीलीटर बूटाबीर को 6 किलोग्राम रेत में मिलाकर अंकुरित धान के बोने की स्थिति में 6 दिन बाद प्रयोग करें। बिजाई के 15 दिन बाद यदि खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक हो तो 10 मिलीमीटर वेस्पायरी बैग सोडियम साल्ट, जिसे नामनी गोल्ड के नाम से आता है, को 20 लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बेड में छिड़काव करें। कीड़ों से के प्रकोप से बचने के लिए मुख्य तौर पर पत्ता लपेट और तना छेदक कीड़ों से फसल को बचाने के लिए बेड टॉप पावर की 1 किलोग्राम मात्रा को 6 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर नर्सरी बेड में प्रयोग करने से हम पत्ता लपेटक व तना छेदक कीड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार 20 से 25 दिन में स्वस्थ पौध तैयार हो जाती है जिसको हम मेन फील्ड में ले जाकर रोपित कर सकते हैं। अगर किसान भाई बताए गए सुझावों के आधार पे नर्सरी तैयार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो निसंकोच कम क्षेत्रफल से हम धान का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अन्य विषय के ऊपर। धन्यवाद।